तो बच्चों हमने फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 6 पॉइंट्स एंड पैनकेक स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, राइटर ने हमें वहाँ के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया था। आगे वो हमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में और क्या बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। In those days, I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows। तो राइटर अब अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन दिनों यानी कि जो राइटर हैं वो काम किया करते थे क्यूबिकल में। क्यूबिकल बच्चों इस तरह के बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा ऑफिसेस में अलग से सेपरेट रूम नहीं होता, इस तरह से हम बना देते हैं पार्टीशन करके, वर्क स्टेशन हम बना देते हैं। तो इस तरह के क्यूबिकल में राइटर बैठ के काम किया करते थे। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़। अब इस क्यूबिकल की आप देख सकते हैं 3 तरफ साइड होती हैं, एक तरफ से खुला होता है और 3 तरफ से बंद होता है। तो इन 3 में से भी 2 तरफ यानी कि ये जो साइड की जो 2 तरफ थी ये कैसी बनी हुई थी, फ्रेंच विंडो। फ्रेंच विंडो कहते हैं बच्चों ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई विंडो, यानी कि दोनों तरफ कांच का बना हुआ पार्टीशन था, फ्रेंच विंडो वहाँ पर लगी हुई थी। इस तरह के क्यूबिकल में बैठकर राइटर वहाँ पर काम किया करते थे। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। राइटर आगे ऐड करते हुए कहते हैं कि तब मुझे नहीं पता था कि वो जो कांच के बने हुए पार्टीशन हैं उन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता है। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing। अब जो बच्चों राइटर हैं अशोक मित्रन, इनका जो काम था जेमिनी स्टूडियो में वो ये था कि जितने भी न्यूज़पेपर आते थे उनमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते थे उनकी कटिंग करना और उनको संभाल के फाइल्स में रखना। तो राइटर कह रहे हैं कि अब जब ये पार्टीशन कांच के बने हुए हैं, फ्रेंच विंडो बनी हुई हैं, तो आसपास के लोग देख सकते थे एक दूसरे को कांच में से। तो राइटर कह रहे हैं कि जब लोग मुझे देखते सिटिंग इन माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क पे बैठा हुआ हूँ, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, और पूरे दिन सिर्फ क्या कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर को टीयर यानी फाड़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग कर रहा हूँ। मोस्ट पीपल थॉट, तो मुझे ऐसा करते हुए देखकर ज़्यादातर लोग सोचा करते थे आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में कोई काम ही नहीं कर रहा। तो राइटर कह रहे हैं मेरा काम यही था कि न्यूज़पेपर की कटिंग करना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कट करके रखना। तो जब मैं ये काम किया करता था और लोग मुझे देखा करते थे कि मैं ये कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में वो सोचा करते थे कि ये कोई काम ही नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इट इज़ लाइकली डेट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। तो राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है जो मेरे बॉस थे, बॉस कौन थे, जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एस वासन थे। तो राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है जो मेरे बॉस थे मिस्टर वासन, उनको भी ऐसा ही लगता हो कि मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ बैठकर न्यूज़पेपर की कटिंग ही तो करता हूँ। सो एनीवन who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture। तो राइटर कह रहे हैं कि जब लोग देखते कि मैं बस बैठा हुआ पेपर की कटिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो व्यक्ति भी ये महसूस करता कि मुझे एक्चुअल में कोई ऑक्यूपेशन कहते हैं काम, तो अगर कोई महसूस करता कि मुझे एक्चुअल में कुछ काम करना चाहिए, तो वो क्या करता, वो मेरे क्यूबिकल में जो मुझे दिया हुआ वर्क स्टेशन था उस वर्क स्टेशन में वो बार्ज इनटू यानी अचानक आ जाता, बिना मेरी परमिशन के अचानक से आ जाता, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और आकर मुझे एक एक्सटेंडेड यानी बहुत बड़ा लेक्चर सुनाता, मुझे एक बहुत बड़ा भाषण देता कि तुम यहाँ ऐसे ही बैठे हो, पेपर की कटिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो व्यक्तियों को ऐसे लगता कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो वो मुझसे बिना पूछे मेरे क्यूबिकल में आ जाते और बहुत बड़े बड़े भाषण मुझे सुनाते। The boy in the makeup department had decided
I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। तो राइटर आगे बता रहे हैं कि वो जो मेकअप डिपार्टमेंट का बॉय था, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में ऑफिस बॉय था वहाँ पे, और राइटर ने हमें बताया था कि वो एक्चुअल में बॉय नहीं था, वो 40+ एज का था। तो राइटर कह रहे हैं कि ऑफिस जो मेकअप डिपार्टमेंट का वो बॉय था, उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो आके मुझे एनलाइटेंड करेगा। एनलाइटेंड कहते हैं प्रकाश डालना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। यानी कि जो ऑफिस बॉय था वो बार बार राइटर के पास आ जाता और राइटर से ऐसे कहता जैसे कि वो कोई ज्ञान दे रहा हो। और क्या कहता वो, हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट। तो वो ऑफिस बॉय बार बार राइटर के पास आता और एक ही बात कहता कि ये जो ग्रेट टैलेंट है ये किस तरह से वेस्ट हो रहा है। यानी वो खुद की बात करता, वो कहता मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, मैं इतने सारे काम कर सकता हूँ, और मेरा जो सारा टैलेंट है, मेरा जो सारी स्किल्स हैं वो सब वेस्ट जा रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में काम दे दिया गया है जो डिपार्टमेंट फिट है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि या तो बार्बर्स हैं, बार्बर यानी जो व्यक्ति बाल काटता है, नाई यानी कि ये मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था। तो ये कह रहा है कि मुझ में इतना टैलेंट है, मैं मतलब एक्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं एक्टर भी बन सकता हूँ, मैं डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, मैं लिरिक्स भी लिख सकता हूँ, मुझ में इतना टैलेंट है, लेकिन मेरा सारा टैलेंट यहाँ वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में रख दिया गया है जो डिपार्टमेंट बना है किसके लिए, सिर्फ बार्बर्स के लिए और परवर्ट्स के लिए। परवर्ट्स कहते हैं बच्चों ऐसे व्यक्ति जिनका जो बिहेवियर होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता सोसाइटी के लिए, वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो ऑफिस बॉय बार बार राइटर के क्यूबिकल में आ जाता और बार बार एक ही बात कहता कि मैं इतना टैलेंटेड व्यक्ति हूँ और मेरा सारा टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए दे दिया जो डिपार्टमेंट बना है बार्बर्स के लिए या परवर्ट्स के लिए, और मैं इतना टैलेंटेड होते हुए भी वहाँ काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। तो बार बार राइटर के पास आके यही बात कहता। Soon I was praying for crowd shooting all the time। तो राइटर उससे इतना परेशान हो गए थे, वो एक ही बात रिपीट करता था बार बार आके। तो राइटर इतना परेशान हो गए कि राइटर ने प्रे करना स्टार्ट कर दिया। राइटर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि स्टूडियो में जल्दी ही क्राउड शूटिंग हो जाए। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि इस ऑफिस बॉय का काम क्या था कि जब भी क्राउड शूटिंग होती थी तो ये उन सभी व्यक्तियों का मेकअप क्या करता था जो कि क्राउड का रोल प्ले कर रहे थे। तो जब राइटर बहुत परेशान हो गए थे उस ऑफिस बॉय से, तो वो प्रे करने लगे थे कि हे भगवान जल्दी से यहाँ पर क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए। Nothing short of it could save me from his epics। तो राइटर कह रहे हैं कि वो बार बार मेरे पास आके अपनी इपिक्स कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाया करता था। तो उसकी कहानियों से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा, यानी कि नथिंग शॉर्ट, इससे कम, यानी कि क्राउड शूटिंग से कम ऐसा कोई भी काम नहीं था जो मुझे उसकी उन बड़ी बड़ी कहानियों से बचा सकता था। यानी कि अगर क्राउड शूटिंग शुरू हो जाएगी तो ये ऑफिस बॉय बिजी हो जाएगा, ये मेकअप करने में लग जाएगा, लेकिन अगर क्राउड शूटिंग नहीं है वहाँ पे तो वो फ्री है और फ्री टाइम में वो राइटर के क्यूबिकल में आ जाता और एक ही बात बार बार रिपीट करता। तो राइटर फिर प्रे करने लगे थे कि जल्दी से क्राउड शूटिंग हो ताकि ये ऑफिस बॉय बिजी हो और अपने काम में लगे और मेरा पीछा छोड़े। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly। तो राइटर कह रहे हैं कि वो जो ऑफिस बॉय था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कहते हैं गुस्सा, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया करता था और उसके गुस्से के जितने भी इंस्टांसेस यानी उदाहरण हुआ करते थे, यानी कि जब भी वो गुस्सा होता था तो उसका गुस्सा हमेशा क्या होता था, डायरेक्टेड होता था, यानी कि वो एक ही तरफ जाता था, टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति की तरफ उसका गुस्सा होता था, चाहे वो ओपनली हो, यानी कि चाहे वो ओपनली उस व्यक्ति का नाम ले या फिर
कोवर्टली दबे हुए रूप से, यानी कि चाहे वो कई बार तो ओपनली उस व्यक्ति का नाम लेता, वो कई बार दबे हुए रूप से कहता, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा एक ही व्यक्ति को टारगेट करता था। And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू। तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय था, ये इस बात से कन्विंस्ड था, यानी कि इसको ऐसा लगा करता था कि इसके जितने भी वोज, यानी वोज कहते हैं परेशानी, तो इसकी जितनी भी परेशानियां हैं लाइफ में, इग्नोमिनी होता है इंसल्ट, तिरस्कार, इसका जितना भी अपमान या इंसल्ट यहाँ पर की जाती है, नेग्लेक्ट, इसकी जितनी भी यहाँ पर उपेक्षा की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से थी? कोठामंगलम सुब्बू की वजह से थी। तो जब भी ये राइटर के पास आता था, अपना गुस्सा दिखाया करता था, तो इसका गुस्सा हमेशा एक ही व्यक्ति को टारगेट करता था, और वो व्यक्ति था कोठामंगलम सुब्बू। तो इस ऑफिस बॉय को लगा करता था कि इसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कोठामंगलम सुब्बू की वजह से है। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। अब ये कोठामंगलम सुब्बू कौन है? तो राइटर अब हमें इनके बारे में बता रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि जो कोठामंगलम सुब्बू थे, ये जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की पोजीशन पे थे। नंबर 1 तो कौन थे? मिस्टर वासन, जिन्होंने ये स्टूडियो बनाया था। तो उनके बाद नंबर 2, यानी उनके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जेमिनी स्टूडियो में जो थे, वो यही थे, कोठामंगलम सुब्बू। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had। राइटर कह रहे हैं कि जो हमारे सुब्बू थे, कोठामंगलम सुब्बू, इनको फिल्म में इतनी ज़्यादा एनकरेजिंग ओपनिंग, इतनी ज़्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं मिली थी जितनी कि इस मेकअप बॉय को मिली थी, जो कि एक्चुअल में क्या है? ग्रोन अप है। तो राइटर कह रहे हैं कि जब कोठामंगलम सुब्बू फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो उनकी ओपनिंग, उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी जितनी अच्छी इस मेकअप बॉय की रही थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times। तो राइटर कह रहे हैं इस ऑफिस बॉय के विपरीत जब कोठामंगलम सुब्बू ने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो उनको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देखना पड़ा था। For when he began his career, और ऐसा क्यों, यानी कोठामंगलम का करियर इतने अच्छे से स्टार्ट क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि जब कोठामंगलम ने, सुब्बू ने अपना करियर स्टार्ट किया था, there were no firmly established film producing companies और स्टूडियो। तो वो बहुत पहले इस करियर में आए थे, इस फिल्म मेकिंग करियर में वो बहुत पहले आए थे, और जब वो आए थे तो कोई भी कंपनी या कोई भी स्टूडियो नहीं बने हुए थे जो कि फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड हो, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से बने हुए हों। तो राइटर कह रहे हैं कि जो ऑफिस बॉय है, इसका करियर तो फिर भी अच्छे से स्टार्ट हुआ था, ये डायरेक्ट जेमिनी स्टूडियो में आया था। लेकिन जो कोठामंगलम सुब्बू हैं, जब इन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया था, तो उस समय ना तो कोई कंपनी हुआ करती थी और ना ही कोई अच्छे तरीके से बना हुआ स्टूडियो हुआ करता था। इसीलिए उनका करियर इतने अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाया था जितना कि इस ऑफिस बॉय का हुआ था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, फिर राइटर बता रहे हैं कि जहाँ तक शिक्षा की बात है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, और शिक्षा कैसी? फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल कॉलेजेस वाली एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। तो राइटर कह रहे हैं कि करियर में भी जो सुब्बू का करियर था, वो ज़्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था, उनसे अच्छा करियर ऑफिस बॉय का स्टार्ट हुआ था। सेकंड, एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन में भी जो सुब्बू हैं, वो इस ऑफिस बॉय के ऊपर लीड नहीं ले सकते। एप्रिशिएबल यानी प्रशंसनीय, यानी कि जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन भी किसकी ज़्यादा है? ऑफिस बॉय की ज़्यादा है। तो एजुकेशन के मामले में भी जो सुब्बू हैं, वो उस ऑफिस बॉय से ज़्यादा आगे, यानी कि लीड पर नहीं हैं।
बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड। लेकिन सुब्बू के पास जो सबसे बड़ा वर्च्यू कहते हैं गुण, तो राइटर कह रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में भी ऑफिस बॉय ज़्यादा आगे है और करियर भी ऑफिस बॉय का ज़्यादा अच्छा स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो कोठामंगलम है, सुब्बू हैं, उनके पास क्या है, एक वर्च्यू है। और वो वर्च्यू क्या है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। अ वर्च्यू इंडीड। फिर राइटर बहुत ही एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ कह रहे हैं कि क्या वास्तव में ये एक वर्च्यू है, क्या वास्तव में ये एक गुण है। तो बच्चों, उस समय इंडिया में ये जातिवाद बहुत अधिक था कि ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो राइटर कह रहे हैं कि कोठामंगलम सुब्बू का जो सबसे बड़ा वर्च्यू था वो ये था कि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। He must have had exposure to more affluent situations and people। तो राइटर कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर था, उन्होंने ज़्यादा करीब से देखा था अफ्लुएंट सिचुएशंस को और एफ्लुएंट पीपल को। अफ्लुएंट कहते हैं बच्चों धनवान, रिच। तो वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, इसीलिए उनका कॉन्टैक्ट अच्छे लोगों से था और उनको अपनी लाइफ में अच्छी सिचुएशंस मिली थी। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film। तो राइटर हमें अब कोठामंगलम सुब्बू के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सुब्बू थे उनमें ये एबिलिटी थी, ये योग्यता थी कि वो हमेशा चीयरफुल दिखते थे, हमेशा ही वो प्रसन्न दिखा करते थे। यहाँ तक कि अगर वो कोई फ्लॉप फिल्म भी बना लें, यानी कि ऐसी फिल्म जो फ्लॉप हो गई है, जो ज़्यादा अच्छी नहीं चली, जो हिट नहीं हुई, तो अगर ऐसी फिल्म उन्होंने बना ली, उसके बाद भी वो ऐसे दुखी नहीं होते थे, उसके बाद भी हमेशा वो चीयरफुल दिखा करते थे, हमेशा वो प्रसन्न रहते थे। He always had work for somebody, he could never do things on his own। तो राइटर कह रहे हैं कि उनके पास हमेशा दूसरों के लिए काम हुआ करता था और वो स्वयं काम नहीं किया करते थे। यानी कि वो उस समय नंबर 2 पे थे, तो वो दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, निर्देश दिया करते थे, खुद काम कम किया करते थे। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage। तो वो खुद तो काम कम किया करते थे, बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा दिया करते थे, लेकिन उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या थी, लॉयल्टी थी, वफ़ादारी थी। और इस वफ़ादारी की वजह से क्या हुआ था, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई, उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी अपने प्रिंसिपल के सामने। अब उनके प्रिंसिपल कौन थे, मिस्टर वासन। यानी कि मिस्टर वासन के प्रति वो बहुत वफ़ादार थे, इसीलिए मिस्टर वासन उन्हें इतना अधिक पसंद करते थे। और उनकी जो एंटायर क्रिएटिविटी थी, उनके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी थी, अपनी सारी रचनात्मकता वो यूज़ किया करते थे अपने प्रिंसिपल के एडवांटेज के लिए, अपने बॉस मिस्टर वासन के एडवांटेज कहते हैं लाभ, तो उनके लाभ, उनके प्रॉफिट के लिए। यानी कि जो कोठामंगलम सुब्बू हैं वो खुद से तो काम कम किया करते थे, लेकिन अपने बॉस के लिए वो बहुत अधिक वफ़ादार थे और उनके प्रॉफिट के लिए वो अपनी सारी क्रिएटिविटी यूज़ किया करते थे। He was tailor made for films। तो राइटर कह रहे हैं कि फिल्म मेकिंग में इस करियर के लिए वो टेलर मेड थे। टेलर मेड यानी परफेक्ट थे, यानी इसी इंडस्ट्री के लिए वो बने थे। इसमें जो जो गुण चाहिए वो सारे गुण उनमें थे, वो बिल्कुल परफेक्ट थे इस करियर के लिए। Here was a man who could be inspired when commanded। तो राइटर कह रहे हैं कि कोठामंगलम सुब्बू ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जब भी कमांड दिया जाता था, जब भी कोई ऑर्डर दिया जाता था, तो वो तुरंत इंस्पायर हो जाते थे वो काम करने के लिए। यानी कि जैसे ही उनके बॉस ने उन्हें कोई ऑर्डर दिया तो वो तुरंत इंस्पायर हो जाते थे कि हाँ, मुझे काम करना है और बहुत अच्छे से करना है। The rat fights the tigress underwater and kills her,
but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat powering affection on its victims of spring. तो बच्चों हमारी शूटिंग होती थी मूवीज़ की, तो अलग अलग तरह के सीन हुआ करते थे। तो एक दिन वहाँ पे शूटिंग हो रही थी और जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे उन्होंने सीन समझाते हुए कहा कि इस सीन में हमें क्या दिखाना है कि एक रैट है वो एक टाइग्रेस के साथ लड़ाई कर रहा है। कहाँ? अंडर वाटर, पानी के नीचे, यानी कि पानी के अंदर एक रैट और एक टाइग्रेस यानी कि एक शेरनी के बीच में लड़ाई हो रही है। एंड किल्स हर, और इस लड़ाई में जो रैट है वो टाइग्रेस को मार देता है। तो बच्चों ये सिर्फ शूटिंग है, शूटिंग में ही ऐसा होता है। तो इस तरह का सीन था कि रैट ने टाइग्रेस को मार दिया। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, टाइग्रेस को तो मार दिया, लेकिन मारने के बाद उसने देखा कि टाइग्रेस के कब्स भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो उन बच्चों को देखकर रैट को पिटी यानी दया आ जाती है। एंड टेंस देम लविंगली, और फिर वो उन्हें टेंस यानी उनकी बहुत प्यार से देखभाल करने लगता है। यानी कि रैट और टाइग्रेस की लड़ाई हो रही है, रैट ने टाइग्रेस को मार दिया, बाद में उसने देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको दया आ जाती है और वो बहुत लविंगली उनकी देखभाल करता है। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सीन को किस तरह से हम करें, किस तरह से इस सीन को हम स्क्रीन पर दिखाएं। The Subbu would come out with 4 ways of rat powering affection on its victims' offspring. तो जब प्रोड्यूसर ने समझाया कि ये सीन है और मुझे समझ नहीं आ रहा हम कैसे इसे एग्जीक्यूट करें, कैसे इसे हम स्क्रीन पर दिखाएं, तो जो सुब्बू थे वो 4 वेज, वो 4 ऑप्शंस लेके आए कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं जिसमें जो रैट है वो अपने विक्टिम कहते हैं शिकार और ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बच्चे। तो उस सीन में जो रैट है वो अपने शिकार, किसका शिकार किया था उसने? टाइग्रेस। तो टाइग्रेस के बच्चों पे क्या कर रहा है? अफेक्शन यानी स्नेह दिखा रहा है। तो जब प्रोड्यूसर ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कोठामंगलम सुब्बू ने 4 तरीके बता दिए कि हम इन 4 तरीकों में से कोई सा भी तरीका हम यूज़ करके इस सीन को शूट कर सकते हैं। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से। तो प्रोड्यूसर ने सुने 4 तरीके, उन्होंने कहा कि अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 4 तरीके ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर ऑल्टरनेटिव। तो सुब्बू इतने क्रिएटिव थे कि पहले तो उन्होंने 4 तरीके बता दिए, लेकिन जब प्रोड्यूसर को लगा कि नहीं ये चारों अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं, तो एक ही मिनट में सुब्बू ने फिर 14 और ऑल्टरनेटिव्स, 14 और विकल्प बता दिए। तो कोठामंगलम सुब्बू इतने क्रिएटिव थे कि उन्होंने एक ही मिनट में इतने सारे तरीके बता दिए, इतने सारे ऑप्शंस प्रोड्यूसर को दे दिए। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विथ अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड। तो राइटर अब सुब्बू के बारे में हमें बताते हुए कह रहे हैं कि अगर इस तरह का व्यक्ति आपके पास हो जो इतना क्रिएटिव हो, जो एक सीन के लिए आपको इतने सारे ऑप्शन दे सकता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके अराउंड हो, यानी सुब्बू जैसा व्यक्ति अगर आपके पास हो, तो फिल्म मेकिंग बहुत आपको ईजी लगेगी। तो सुब्बू जैसा व्यक्ति अगर आपके पास है तो फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was सुब्बू। फिर राइटर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन दी, दिशा दिखाई, और जिसने जेमिनी स्टूडियो को डेफिनेशन दी, जिसने जेमिनी स्टूडियो को परिभाषित किया, अगर कोई एक व्यक्ति का अगर हम नाम लें तो वो कौन था? सुब्बू था। तो राइटर कह रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियो को इतना सफल बनाने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ था सबसे अधिक, तो वो थे कोठामंगलम सुब्बू। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। तो ये तो हुआ उनकी क्रिएटिविटी फिल्म मेकिंग में। अब राइटर कह रहे हैं कि इसके अलावा उनकी एक और अलग पहचान थी, और वो पहचान थी पोएट के रूप में, यानी कि वो पोइट्री भी किया करते थे।
एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। तो राइटर कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कोठामंगलम सुब्बू कैपेबल थे, योग्य थे कि वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और ज़्यादा ऊंचे दर्जे की पोइट्री करें, यानी कि वो बहुत अच्छे पोइट थे, वो बहुत जटिल और बहुत ऊंचे दर्जे की पोइट्री कर सकते थे। लेकिन ही डेलिब्रेटली चोज, लेकिन उन्होंने डेलिब्रेटली यानी जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा जटिल पोइट्री नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या चुना, टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, बल्कि वो चाहते थे कि वो ऐसी पोइट्री करें जो कि सामान्य जनता को समझ में आए, ऐसी बहुत जटिल ना कर दें जो कि लोगों को समझ ही नहीं आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी पोइट्री समझ में आए, ऐसा वो चाहते थे। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt। तो उनके जितने भी क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स कहते हैं आलोचक, तो जो उनके आलोचक थे, उनके क्रिटिक्स थे, वो सोचा करते थे कि जो कोठामंगलम सुब्बू हैं उनमें बहुत टैलेंट है पोइट्री का, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो उनके सक्सेस है, यानी कि फिल्म में ये इतने सफल हो गए कि ये अपना टाइम ही नहीं दे पाते पोइट्री करने के लिए, तो जो फिल्म में उनकी सक्सेस है उसने इनके लिटरेरी अचीवमेंट को ओवरशैडो कर दिया है, ढक दिया है, और उसे ड्वार्फ्ड यानी छोटा बना दिया है, बोना कर दिया है, ऐसा उनके आलोचक सोचा करते थे। तो उनके क्रिटिक्स कहते थे कि कोठामंगलम सुब्बू में बहुत टैलेंट है अच्छी पोइट्री करने का, लेकिन क्योंकि ये फिल्म्स में इतने सफल हो गए कि इनका ये जो टैलेंट है पोइट्री करने का, ये कहीं ना कहीं दब गया है, छुप गया है। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स। तो इसके अलावा वो पोइट भी थे, तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरी पोएम्स कंपोज की थी, लिखी थी इन फोक रिफ्रेन। किसमें? फोक रिफ्रेन यानी जो वहाँ के लोक गीत थे उसमें, एंड डिक्शन, और इसके अलावा उन्होंने डिक्शन कहते हैं शब्दों का यूज़ करना, वो भी उन्होंने किया था। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्राउलिंग नॉवेल। इसके अलावा उन्होंने, स्प्राउलिंग कहते हैं बहुत बड़ा, तो एक बहुत बड़ा नॉवल भी लिखा था उन्होंने, जिसका नाम था थिल्लाना मोहनाम्बल, विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एक्ट कैरेक्टर्स। और इस नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, ऐसे पात्र थे, चरित्र थे, जिनका वर्णन उन्होंने बहुत ही डेफ्टली, बहुत ही गहराई से किया था। इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा नॉवल भी लिखा था। He quite successfully recreated the mood and manner of the देवदासीज of the early 20th century। और इसके अलावा उन्होंने जो 20वीं शताब्दी की देवदासी प्रथा थी, उस समय का क्या मूड था, क्या मैनर था, वो भी उन्होंने रिक्रिएट किया था, यानी पुनः जीवित किया था। तो उसके बारे में भी उन्होंने इतने अच्छे से लिखा था कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रिक्रिएट कर दिया उन्होंने, फिर से पुनः जीवित कर दिया। He was an amazing actor। इसके अलावा कोठामंगलम सुब्बू बहुत अच्छे एक्टर भी थे। He never aspired to the lead roles। तो उनकी कभी भी एस्पायर यानी इच्छा करना, तो वो कभी भी मूवी में लीड रोल नहीं करना चाहते थे। बट वॉट एवर सबसाइडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स। तो उन्होंने किसी फिल्म में लीड रोल तो नहीं किया, कि कभी भी किसी मूवी में वो मेन एक्टर तो नहीं थे, लेकिन किसी मूवी में अगर उन्होंने सबसाइडरी यानी जो साइड का रोल होता है, कम इम्पोर्टेंस का रोल होता है, अगर वो उन्होंने किया, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। तो उसे भी वो इतना अच्छा करते थे जितना कि मेन प्लेयर्स भी नहीं करते थे, उनसे भी ज़्यादा अच्छा वो साइड वाला रोल निभाते थे। He had a genuine love for anyone he came across। इसके अलावा वो बहुत लविंग थे सबके लिए, उनके मन में एक सच्चा प्रेम था सभी के लिए जो भी उनसे मिला करता था। And his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintance। और उनका जो घर था वो एक परमानेंट रेजिडेंस बन चुका था, यानी उनके घर पे हमेशा रहा करते थे उनके नियर एंड फार यानी कि पास के रिलेटिव्स भी और दूर दूर के रिलेटिव्स भी उनके घर पे रहा करते थे। और सिर्फ रिलेटिव्स ही नहीं, कोई पहचान वाला कोई व्यक्ति होता तो वो भी उनके घर पे आके आराम से रुक सकता था।
तो इतना अच्छा उनका नेचर था सुब्बू का। वो इतने टैलेंटेड तो थे ही, पोएट थे, राइटर थे और इतने अच्छे एक्टर थे। उसके अलावा उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। वो हर किसी की हेल्प किया करते थे, हर किसी के लिए बहुत ही लविंग, बहुत ही फ्रेंडली थे। और अपने घर में वो सिर्फ पास के ही नहीं, दूर दूर के रिलेटिव्स और एक्वेंटेंस को रखा करते थे। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। तो कोठामंगलम सुब्बू के घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स रहा करते थे, उसके बाद भी सुब्बू कभी भी कॉन्शियस नहीं हुआ करते थे। यानी कभी वो किसी को दिखाते नहीं थे कि मैं इतने सारे लोगों को फीड, यानी इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा हूँ, इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। यानी कि ये उनके नेचर के अगेंस्ट था। उनका नेचर ऐसा नहीं था कि लोगों की हेल्प करने के बाद वो सबको इस बारे में बताएं। यानी किसी को बताना तो दूर, वो खुद भी इसके बारे में सोचा तक नहीं करते थे कि मैं कितने सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन। तो जो सुब्बू थे वो इतने ज़्यादा चैरिटेबल लोग, चैरिटेबल यानी इतने अच्छे काम करने वाले, और इतने इम्प्रोविडेंट थे। इम्प्रोविडेंट कहते हैं बच्चों अदूरदर्शी, यानी कि जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। यानी वो ये नहीं सोचते थे कि मैं पैसे बचाऊंगा तो मेरे फ्यूचर में काम आएंगे, बल्कि वो अभी के हिसाब से काम किया करते थे। एंड यट ही हैड एनिमीज़। तो राइटर कह रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ कि इतने चैरिटेबल इंसान के भी शत्रु हो सकते हैं। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? और क्या उनके एनिमीज इसलिए थे क्योंकि वो अपने बॉस के यानी मिस्टर वासन के इतने क्लोज और इतने इंटीमेट, इतने घनिष्ठ थे? और वॉज इट हिज जनरल डीमीनर, या फिर ऐसा इसलिए था कि ये इनका सामान्य डीमीनर व्यवहार ही था। डेट रिजेंबल्ड एज साइकोफेंट्स, जिसको देख के कोई ऐसा सोचता था कि वो एक साइकोफेंट्स है, चापलूस है। यानी कि वो अपने बॉस की इतनी हेल्प किया करते थे, लेकिन ये उनके नेचर में था, उनका ये व्यवहार था। लेकिन हो सकता है किसी को लगे कि वो वास्तव में चापलूसी कर रहे हैं, क्या इसलिए उनके एनिमीज थे? और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या इसका रीज़न ये है कि वो हमेशा रेडी रहते थे दूसरे लोगों के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए। तो क्या रीज़न था कि इतना अच्छा होने के बाद भी कोठामंगलम सुब्बू के एनिमीज थे? इन एनी केस, तो राइटर कह रहे हैं कि चाहे जो भी रीज़न हो, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन कोठामंगलम सुब्बू का एक एनिमी था, और वो कौन था? मेकअप डिपार्टमेंट का वो ऑफिस बॉय, हु वुड विश दैट डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। और वो कोठामंगलम सुब्बू को अपना इतना बड़ा दुश्मन माना करता था कि वो सुब्बू के बारे में किसी भी तरह की डायरेस्ट यानी भयानक चीज़ भी विश कर सकता था। यानी कुछ भी मांग सकता था कि कोठामंगलम सुब्बू के साथ ऐसा हो जाए, उनको ऐसा हो जाए उनकी लाइफ में, वो किसी भी चीज़ की विश कर सकता था। इतना बड़ा वो सुब्बू को अपना शत्रु माना करता था। तो बच्चों, कोठामंगलम सुब्बू के बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा। आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।